हिंदुस्तान कई मामलों में दुनिया का सबसे अलग और अनोखा देश है और इसकी माटी में हजारों साल की रची बसी संस्कृति और परंपरा इसे अनमोल बनाती है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। लेकिन हमारे देश में बचपन से ही बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि गुरु और गोविंद यानी कि भगवान एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के ज्ञान से भगवान की पहचान होती है और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। कल गुरु पूर्णिमा है। ये दिन है अपने आध्यात्मिक गुरु और एकेडमिक टीचर को याद करने का, उनका हालचाल जानने का, उनके प्रति स्नेह और सम्मान प्रकट करने का। हमारे देश में इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है जिसके अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। आज आपको गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण की इस संस्कृति का अनोखा रंग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा कल है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि इसे लेकर लोगों में कितना उल्लास और उमंग है। ये तस्वीरें ये संदेश भी दे रही हैं कि अगर आपने अपने गुरु को बहुत दिनों से याद नहीं किया हो तो उन्हें याद करने, उनसे बात करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन आ गया है। भारतीय जीवन दर्शन में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। गुरु ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत होते हैं। गुरु अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि नैतिक और मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। ये सनातन का सबसे पुराना पद्धति है। गुरुकुल में शिष्य जाते थे और वहाँ हर प्रकार का शिक्षा और अनुशासन ये सब कुछ जो है उनको बताया जाता था और फिर वही आदर्श समस्त भारतवासियों को सिखाया जाता था, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बचपन में माता पिता हमको आदर्श सिखाता है और उसके बाद गुरु जो है गुरुकुल में सिखाते हैं। ये हमारी परंपरा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर यूं तो देश के हर कोने में कई उत्सव और अनुष्ठान होते हैं। लोग अपने गुरु की पूजा वंदना करते हैं, लेकिन वृंदावन, गोरखपुर और शिरडी में इसका अलग ही रंग देखने को मिलता है। यहाँ कई दिनों से गुरु पूर्णिमा उत्सव जारी है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले बात भगवान कृष्ण की धरती वृंदावन की। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में संत प्रेमानंद महाराज के लाखों फॉलोअर्स हैं। लोग इन्हें अपना गुरु मानते हैं, इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। क्रिकेट स्टार विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी इनके दर्शन के लिए अक्सर आते रहते हैं। संत प्रेमानंद महाराज उनका मार्गदर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर संत प्रेमानंद महाराज के फॉलोअर्स उनके दर्शन और आशीष के लिए आ रहे हैं। अपने शिष्यों को दर्शन देने के अलावा कल गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रेमानंद जी महाराज अपने गुरु को भी याद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, जिन्होंने उन्हें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और जिनके मार्गदर्शन से आज संत प्रेमानंद जी लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा कल है, लेकिन उससे पहले ही अपने गुरु के दर्शन करने की परंपरा निभाने के लिए हजारों भक्त पिछले कई दिनों से वृंदावन पहुंच रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले जब प्रेमानंद जी महाराज सुबह पदयात्रा के लिए निकले तो श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। संत प्रेमानंद जी महाराज की जो यात्रा है गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, महाराज जी अपनी पद यात्रा के लिए यहाँ से चलती है और लगभग 1.5 किलोमीटर चलकर राधा केली कुंज पर पहुंचेंगे। और जो उत्सव है गुरु पूर्णिमा का वो इस तरह मनाया जा रहा है। यहाँ पर इस तरह के ढोल नगाड़े बैंड सब जगह बजाए जा रहे हैं। महाराज जी के तमाम अनुयायी जो मौजूद है ये यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज की ये पदयात्रा श्री कृष्ण शरणम
सोसाइटी से शुरू होकर राधा केली कुंज तक जाती है। इस पूरे यात्रा मार्ग में घंटों पहले से ही श्रद्धालु कतार में खड़े होकर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। कुछ श्रद्धालुओं ने महाराज जी के स्वागत में रंगोली सजा रखी थी, तो कुछ प्रेमानंद जी महाराज की तस्वीर हाथ में लेकर भजन कीर्तन में लीन थे। वो यहाँ महाराज जी के दर्शन करने आए हुए हैं और गुरुकुल का महोत्सव चल रहा है। जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका ये उत्सव है, उसका ये उमंग है। यहाँ पर शिष्य तमाम प्रेमानंद जी महाराज के आए हुए हैं और अब प्रेमानंद जी महाराज राधा केली कुंज पर पहुँचने वाले हैं और जो उनके अनुयायी है, उनके भक्त हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। तो जो प्रेमानंद जी के प्रति लोगों की आस्था है, समर्पण है, विश्वास है, वो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। देखिए महाराज जी ये आ चुके हैं यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज। वृंदावन में चल रहे गुरु पूर्णिमा महोत्सव का चौथा दिन था। अपने गुरु संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन से उनके शिष्यों के चेहरे ही नहीं, उनकी आत्मा भी खिल उठी। बहुत अच्छा लगा, आत्मा खिल उठी अंदर से। ऐसा लगता है कि इसको छोड़ के जाए ही ना यहाँ से। कब से सोच रही थी महाराज जी? कौन सी बार दर्शन किया आपने? तीसरी बार दर्शन किया। इस तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, आज जैसी तो हुई नहीं कभी। क्या नाम है आपका? शिक्षा शर्मा। हाँ, महाराज जी के दर्शन हुए? हाँ जी यार, महाराज जी के दर्शन हुए और उनसे जो खुशी मिली है उनके कोई शब्दों की सीमा नहीं है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनको देख लिया तो ऐसे मन करता है कि भी अपने नेत्र बंद ही रखे, उनकी छवि नेत्रों के अंदर ही रहे। कल महोत्सव के आखिरी दिन प्रेमानंद जी महाराज अपने गुरु की पूजा करेंगे, जिसके बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व संपन्न हो जाएगा। वृंदावन में पिछले 4 दिनों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा है। वहीं गोरखपुर में भी गुरु पूर्णिमा के लिए गोरखनाथ मंदिर में भी खास तैयारियां की गई हैं। कल गुरु पूर्णिमा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहां गुरु पूर्णिमा की पूजा करते नजर आएंगे। गुरु पूर्णिमा पर योगी आदित्यनाथ विशिष्ट पूजन कर नाथ पंथ के गुरुजन के प्रति श्रद्धा निवेदन करेंगे। पूजन अनुष्ठान संपन्न होने के बाद योगी आदित्यनाथ शिष्यों और गोरक्ष पीठ के अनुयायियों को आशीर्वाद भी देंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही गोरखनाथ मंदिर में 4 जुलाई से चल रही श्री राम कथा भी संपन्न हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, वह भी गुरु गोरक्षनाथ के अलावा महंत दिग्विजयनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ दोनों लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, यानी कि वो गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका में नजर आते हैं। अब आपको ले चलते हैं साईं की नगरी शिरडी, जहां 3 दिनों की गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए हजारों साईं भक्त पुणे से 225 किलोमीटर पैदल चलकर साईं धाम पहुंचे हैं। ये साईं भक्त अपने साथ फूलों से सजे रथ में चांदी की साईं पालकी लेकर आए हैं। इतनी लंबी यात्रा के बावजूद इन साईं भक्तों के उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी के चेहरे पर साईं धाम पहुंचने की खुशी साफ झलकती है। पुणे से ये पालकी स्टार्ट होती है। मेरे को ये पालकी को 30 साल हो गए। अभी ये पूरा गुरु साईं बाबा हमारे गुरु है, उनका दर्शन करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे आ रहे हैं। पालकी को हमारे 37 साल पूरे हो गए हैं। बहुत बढ़िया पालकी रहती है। ऐसे लगता है कि हम हमारे मई के आए हैं, इतना प्यार देते हैं। हमारा एक अलग परिवार है यहाँ पे, जैसे कि हमारे घर वाले भी इतने हमारे क्लोज नहीं होते जितने ये पालकी वाले लोग हैं। और मैं जैसे बचपन से आ रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा, बट आई फील ऐसे कि मैं मेरे मई के आई हूँ और अभी मतलब मैं मेरे पिताजी से मिलूंगी और मुझे उतना प्यार उनसे मिलता है। और हर इच्छा जो मेरे लाइफ में जो चाहिए था मुझे सब कुछ मिला है बाबा की कृपा से। गुरु पूर्णिमा के दिन हम बाबा के दर्शन लेते हैं और हमें ये अच्छी प्रचिति मिलती है कि हमारा ग्रुप ऐसे ही पालकी आते रहे। 3 दिनों के गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए साईं धाम को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। तरह तरह के खूबसूरत फूलों से साईं दरबार की सजावट की गई है। साथ ही साईं दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 3 दिनों के भीतर लाखों की संख्या में साईं भक्त शिरडी पहुंचने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल भी साईं के इस धाम में गुरु पूर्णिमा का ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिरडी से नितिन मिराणे, गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
और बात ऐसे घर की जो हकीकत में सुकून देता है। 2500 स्क्वायर फीट में बना ये आशियाना पूरी तरह से प्राकृतिक है, यानी कि मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बनाया गया है। ग्रामीण इलाकों में मिट्टी का ये घर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इस तरह का घर वाकई हैरान करता है, देखने वालों को चौंकाता है। तो आइए जानते हैं क्यों बेहद खास है ये घर। ये मानना मुश्किल है कि मिट्टी से बना ये खूबसूरत घर हरियाणा के बड़े औद्योगिक शहर फरीदाबाद में मौजूद है। 20 लाख की घनी आबादी वाले शहर के बीचों बीच इस मड हाउस का नाम वन भोज है, जो पीपल, नीम, नींबू जैसे पेड़ों से घिरा हुआ है। दिन के किसी भी पहर यहाँ तरह तरह की चिड़िया और मोरों की आवाज सुनाई दे जाती है। एक अदद घर की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है। आप जिस शहर में रहते हैं शायद आपने वहाँ एक मकान बना भी लिया हो, आपकी ख्वाहिश पूरी भी हो गई हो, लेकिन आज मैं आपको जो घर दिखाने जा रहा हूँ उस घर को देखने के बाद आपके अंदर फिर से एक नया घर बनाने की ख्वाहिश जाग उठेगी। दिल्ली से हम महज लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इस घने जंगल के बीच में हम आपको एक मड हाउस दिखाने जा रहे हैं। मड हाउस यानी कि वो घर जो कि नेचुरल चीज़ों से मिलकर बना है, फिर चाहे वो मिट्टी हो, गोबर हो या फिर दूसरी चीज़ें हो। तो चलिए आपको इस घर में लेकर चलते हैं। इस मड हाउस को रेवती और वसंत कामत की जोड़ी ने 31 साल पहले बनाया था। बेहद अनोखे इस मकान की दीवारों के निर्माण में नेचुरल मटेरियल यानी कि प्राकृतिक चीजों जैसे कि मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, अलसी के तेल का इस्तेमाल किया गया है। तो हम घर के अंदर आ गए हैं। ये ड्राइंग रूम है और यहाँ पर कोई भी आपको फैंसी सोफ़ा नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई फैंसी चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें जो शायद आपके अपार्टमेंट में हो, आपके फ़िलहाल वाले घर में हो, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ जो भी चीज़ है वो आपको आपके गांव ले जाएगी। अगर आप 90s के किड हो तो शायद आपको आपके नानी के घर की याद दिलाए, आपको अपने दादा की याद दिलाए। उस तरह का ये घर यहाँ पर तैयार किया गया और खुशबू जो सौंधी खुशबू जो गांव के घरों में आती है वो खुशबू भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा घर मिट्टी से बना है और 80% जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो इसी कैंपस से लिया गया है। तो जो आप दीवारें देख रहे हैं इसके अंदर दे आर सन ड्राइड मड ब्रिक्स। मिट्टी को ब्रिक का शेप देके 30 दिन धूप में सुखाया गया है और फिर उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया है। और उसके ऊपर जो लिपाई है उसमें गोबर, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी का पाउडर और अलसी का तेल मिला के उसके ऊपर लिपाई की गई है। कभी ये जगह खनन साइट थी। खनन की वजह से पूरा इलाका बंजर था, जिसे आर्किटेक्ट जोड़ी ने 1.5-2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मड हाउस का स्वरूप दिया। सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, स्टील और रेत से बनने वाले मकानों की तरह ही इसमें हर जरूरी जगह है। एक डाइनिंग रूम है जिसमें दिखने वाले फर्नीचर अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। मिट्टी, रिसाइकिल की गई लकड़ी और पत्थरों से बैठक को तैयार किया गया है। पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका प्लास्टिक इस घर से कोसों दूर है। यहाँ पे जितने भी आपको सामान दिख रहे हैं वो सारे नेचुरल मटेरियल्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कलेक्टेड है। जैसे मॉडर्न डेकोरेशन हम करते हैं, इंटीरियर करते हैं, तो हम महंगे महंगे सामान लाके घर में रखते हैं सजाने के लिए। पर यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। मतलब मिट्टी, पत्थर, उनके जो दूसरे घर के सैम्पल्स थे उनको एज अ डेकोर यूज़ किया गया है। फर्नीचर सारा नेचुरल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको पूरे घर में प्लास्टिक कहीं नहीं मिलेगा। 2500 स्क्वायर फीट में फैले मड हाउस में वेंटिलेशन और रोशनी का पूरा ख्याल रखा गया है ताकि बिजली की खपत भी कम से कम हो सके।
ऊर्जा की बचत से पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाहर से 4 मंजिला दिखने वाला ये मकान अंदर से सिर्फ 1 मंजिला है। मड हाउस को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये घर बाहर से 4 स्टोरी का है। सबसे टॉप वाला जो फ्लोर है, जो रूफ है, उस पर घास लगी हुई है और अंदर से इट्स अ सिंगल स्टोरेड कंस्ट्रक्शन। और वो इसलिए क्योंकि माइनिंग के बाद जो रॉक्स बैरन थे, हैपहैज़र्ड थे, जिगजैग थे, उसको नेचुरली यूज़ किया गया है कंस्ट्रक्शन में। तो जनरली क्या होता है कि घर बनाने के टाइम पे लोग प्लेन करते हैं एरिया। द आर्किटेक्ट्स उन्होंने इस जगह को प्लेन नहीं किया और नेचुरल टेरेन यूज़ किया कंस्ट्रक्शन में। हमने ड्राइंग रूम देख लिया, अब हम नीचे की तरफ आए हैं। कॉरिडोर से होते हुए, इस शानदार से मिट्टी के गेट से होते हुए हम बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का बेडरूम है। ओके, यहाँ भी आपको कोई फैंसी चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी, कोई ऐसा बहुत हैवी सा बेड दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें आप स्टोरेज कर सकें। बहुत सिंपल चीज़ें रखी गई हैं। मेरे ख्याल से यही इसकी यूनिक चीज़ है कि सब कुछ बहुत सिंप्लिसिटी के साथ किया गया है। बेडरूम डिज़ाइन करने में किन बातों का ख्याल रखा गया था? जैसे आप बोल रहे हैं स्टोरेज के लिए, आपने कहा जनरली बेड में स्टोरेज होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर ये अलमीरा देखें तो ये भी ये अलमीरा है। ओके, हमने नोटिस ही नहीं किया। सो ये भी मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। सो डिज़ाइन का जो हर एक एस्पेक्ट्स है उसमें नेचुरल मटेरियल को ध्यान में रखा गया है। ये सारे जो वुड आप देख रहे हैं जो यूज़ किए हुए हैं घर में, हाँ, ये ऑलमोस्ट ये रिसाइकल वुड है। सो 200 साल पुराना जो आर्किटेक्ट्स का एंसेस्ट्रल हाउस था वो उस टाइम टूट रहा था और उसके जो टीक वुड है उसको यहाँ रीयूज़ किया गया है। मड हाउस में एंटरटेनमेंट रूम की भी व्यवस्था है जहां मनोरंजन के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी है। मिट्टी से तैयार हुए बेड पर बैठ या फिर लेटकर जहां पर आप किताबें पढ़ सकते हैं और मन करे तो नए पुराने म्यूजिक भी सुन सकते हैं। मड हाउस है तो ऐसा नहीं है कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। हो सकता है बच्चे बोल दें कि भाई पापा मम्मी कब तक हम इन पेड़ पौधों को निहारेंगे। तो ये जहाँ पर हम पहुँचे हैं ये इस मड हाउस का एक एंटरटेनमेंट रूम है। क्यों प्रेरणा? जी जी जी। क्या क्या है यहाँ पर? सो वी हैव अ स्मॉल लाइब्रेरी, एक छोटा सा लाइब्रेरी है। वो जो आपको बोल दिख रहा है दैट्स कॉल्ड बुद्धा बोल, आप उसको प्ले कर सकते हैं। सो एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ डिजिटल एंटरटेनमेंट नहीं होता है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। आज के दौर में घर बनाना महंगा हो गया है। निर्माण सामग्री, भूमि की कीमत और लेबर लागत में इजाफे की वजह से घर बनाना पहले की तुलना में बेहद खर्चीला हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि शहरों में मड हाउस बनाना जेब पर कितना भारी पड़ता है। कहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ा कदम खर्चीला तो साबित नहीं हो रहा। अगर आप शहर के अंदर इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, लिपाई का खर्चा तो जितना पेंट का खर्चा होता है उतना ही आता है। तो आप मानिए 75 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है ना। कंस्ट्रक्शन अगर आपको इस तरीके का घर बनवाना है तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग अराउंड 3500 पर स्क्वायर फीट आता है, जिसमें लेबर, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ओवरसी, मतलब आपको एक रेडी बिल्डिंग अमाउंट में कंस्ट्रक्ट होके मिलेगा। मिट्टी के घरों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। मिट्टी और पत्थर गर्मी और ठंडक को संतुलित रखने में सहायक साबित होते हैं। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी की वजह से कम लागत में इनका निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से न केवल ये सस्ते होते हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। फरीदाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की, जहां मुश्किल हालात के बावजूद आस्था और भक्ति का अजब उत्साह देखने को मिल रहा है। गंगा में बढ़ते पानी की वजह से सभी 84 घाटों पर अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने सामान और दुकानें हटाने में लगे हैं। सैलाब के चलते आरती अब ऊपर की सीढ़ियों पर की जा रही है। श्रद्धालुओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके गंगा आरती को लेकर उनके उत्साह में कमी नहीं आई है। देखिए कैसे मुश्किल हालात पर आस्था और भक्ति भारी पड़ रही है।
आस्था और भक्ति की ताकत अनंत है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में मां गंगा में सैलाब है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। दशाश्वमेध घाट का विश्व प्रसिद्ध आरती स्थल भी जलमग्न हो चुका है। पक्के घाटों का संपर्क टूट जाने की वजह से गंगा घाटों पर आवाजाही बंद हो चुकी है। सीढ़ियों के डूब जाने से घाटों की खूबसूरती बाढ़ के पानी में समा चुकी है। एहतियातन छोटी और मझोली नाव के संचालन पर रोक लगा दिया गया है। बड़ी मोटरबोट्स को क्षमता से आधी ही सवारियां बिठाने की इजाजत है। गंगा में उफान के चलते घाट से छोटे अस्थायी दुकानदार विस्थापित होने पर मजबूर हैं। पंडा पुजारी अपनी चौकियों और छतरियों को बाढ़ से बचाने के लिए ऊंचाई पर चले गए हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद आस्था और भक्ति का सफर लगातार जारी है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है उसमें पिछले कुछ दिनों से वृद्धि हो रही थी, फिर जो पानी रुक गया था, अभी फिर जो है जल स्तर है वो जो बढ़ रहा है। और जिसको देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर जहाँ दैनिक आरती का स्थान है वो परिवर्तित हुआ है। आज अपने निर्धारित स्थान से लगभग 10-15 फीट जो है वो पीछे भगवती माँ गंगा की आरती संपन्न हुई है। और कई घाटों का जो आपस का संपर्क है काशी के अर्धचंद्र आकार में जो 84 घाट हैं, उन 84 घाटों में से कुछ घाटों का संपर्क जो है वो जल स्तर बढ़ जाने के कारण जो है वो टूट गया है। गंगा में आई बाढ़ के चलते जगह की कमी है। घाटों के किनारे हालात अस्त व्यस्त हैं, लेकिन ये हालात आस्था और भक्ति को नहीं डिगा सकते। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, कैसी भी हों, मां गंगा की आरती लगातार जारी है। जैसे जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे स्थान भी बदलता जाएगा। जैसे जैसे भगवती माँ गंगा का जल स्तर में वृद्धि होगी, वैसे वैसे आरती का स्थान जो है वो परिवर्तित होता रहेगा। और जब घाट पे जो जगह है वो नहीं पर्याप्त होती है, तब गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर भगवती माँ गंगा की आरती अपने परंपरागत स्वरूप से संपन्न होती है। जहां गंगा आरती हो रही है वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोग नाव पर बैठे हुए हैं। ऐसे हालात में भी मां गंगा की आरती जारी है। मॉनसून सीजन चल रहा है, गंगा में सैलाब है, लेकिन भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्तों के उत्साह और उमंग में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। हर रोज की तरह गंगा आरती पूरे विधि विधान के साथ हो रही है। शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज और मां गंगा के जयकारे से पूरा घाट गुंजायमान है। गंगा आरती का स्थान बदलने के बाद भी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हालात को देखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ वॉलंटियर्स भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात हैं। वाराणसी में लगातार गंगा उफान पर है, जिसके पीछे बड़ी वजह है पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं वे दशाश्वमेध घाट का आरती स्थल है। ऐसे 7 प्लेटफॉर्म कुल यहाँ पर है, जहाँ पर लगभग 3.5 दशकों से अनवरत गंगा आरती होती है। लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और अब ये प्लेटफॉर्म भी धीरे धीरे जलमग्न हो गया है, बाढ़ के आगोश में चला गया है। अब इस ऊंचाई पे इन चौकियों को रख दिया गया है, जहाँ पर अब आरती के लिए जगह सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा सभी तरह की छोटी और मझोली नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। जो बड़े बोट हैं, मोटर बोट, उन्हीं के संचालन की अनुमति है। साथ ही साथ जो गंगा स्नान करने वाले स्नानार्थी हैं उनको भी बार बार चेतावनी दी जा रही है कि वे गहरे पानी में न जाएं। लिहाजा अब गंगा आरती का स्थल बदल गया है, चूँकि लगातार गंगा के जल स्तर में बढ़ाव जारी है और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो आरती स्थल कई बार और भी बदलना पड़ेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।